एक हाई स्कूल बास्केटबॉल मैच के दौरान वुल्व्स टीम स्टैकर्स के खिलाफ हार रही थी। मैच खत्म होने में सिर्फ 44 सेकंड बचे थे। तभी कोच ने डीन से कहा कि वो बॉल लेकर मेसन को पास करे ताकि टीम जीत के लिए जरूरी पॉइंट्स हासिल कर सके। लड़कों ने वही रणनीति अपनाई और कुछ ही देर में मेसन ने 2 पॉइंट्स बना दिए। लेकिन तभी उसकी नजर भीड़ में खड़े एक बुरी तरह जले हुए आदमी पर पड़ी, जिससे उसका ध्यान भटक गया। मैच आगे बढ़ता है और डीन एक बार फिर बॉल मेसन को पास करता है। मेसन आखिरी सेकंड में शॉट लगाता है, लेकिन तभी डर के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखता है कि वही जला हुआ आदमी अचानक उसके सामने खड़ा है और अपना काला हाथ उसकी तरफ बढ़ा रहा है। उसी पल बॉल बास्केट में चली जाती है और वुल्व्स मैच जीत जाती है। चारों तरफ खुशी का माहौल बन जाता है और पूरी टीम मेसन को घेर कर जश्न मनाने लगती है। लेकिन मेसन बुरी तरह घबराया हुआ था। वो भागकर चेंजिंग रूम में पहुंचता है। वहां अपने हाथ पर खड़े हुए रोंगटे देखकर वो अपना लॉकर खोलता है। वो लॉकर में रखी चीजों को एक एक करके बाहर फेंकने लगता है, जब तक कि अंदर सिर्फ एक अजीब सा रहस्यमयी आर्टिफैक्ट नहीं बच जाता। तभी कोई फुसफुसाती हुई आवाज उसका नाम लेने लगती है। मेसन जल्दी से एक भारी वेट उठाने जाता है। उसी समय वो जला हुआ आदमी कमरे में दाखिल हो जाता है। डर के मारे मेसन उससे और थोड़ा वक्त मांगता है, फिर पूरी ताकत से वेट उस आर्टिफैक्ट पर मार देता है और उसे टुकड़ों में तोड़ देता है। इसके बाद वो दरवाजे की तरफ देखता है और राहत की सांस लेता है, क्योंकि उसके टीममेट्स अंदर आ चुके थे। लेकिन बाद में जब मेसन शॉवर ले रहा होता है, तभी उसे कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो नीचे देखता है और हैरान रह जाता है। उसके पैरों के नीचे काला धुआं फैल रहा था। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, वही जला हुआ आदमी उसका गला पकड़ लेता है और अपना हाथ उसके मुंह के अंदर डाल देता है। अगले ही पल मेसन का पूरा शरीर आग की लपटों में घिर जाता है। उसकी दर्द भरी चीखें सुनकर उसके दोस्त शॉवर रूम की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर वो सिर्फ मेसन को जिंदा जलते हुए देखते हैं। कुछ ही पलों में मेसन की दर्दनाक मौत हो जाती है। 6 महीने बाद क्रिस अपनी कजिन रेल के घर रहने के लिए आती है। एक दिन वो खिड़की के पास बैठकर स्केच बना रही थी। तभी वो अचानक कहीं खो जाती है और नीचे जमीन की तरफ देखते हुए अंधेरे ख्यालों में डूबने लगती है। लेकिन तभी रेल उसे आवाज देकर होश में ले आती है और उसका सामान खोलने में मदद करने को कहती है। अगले दिन स्कूल में रेल क्रिस को पूरा कैंपस दिखाती है। उसी दौरान क्रिस की नजर एली नाम की एक लड़की पर पड़ती है। कुछ देर बाद क्रिस को एक लॉकर दिया जाता है जिस पर हॉर्स लिखा हुआ था। रेल उसे बताती है कि ये मेसन का निकनेम हुआ करता था। अचानक डीन और उसके दोस्त वहां आ जाते हैं। डीन कहता है कि क्रिस को ये लॉकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मेसन की याद से जुड़ा हुआ है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड ग्रेस बीच में बोल पड़ती है। वो कहती है कि ये स्कूल बहुत पुराना है, इसलिए यहाँ हर लॉकर कभी ना कभी किसी मरे हुए इंसान का रहा होगा। उधर रेल ग्रेस से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बुरी तरह फेल हो जाता है। तभी डीन को याद आता है कि क्रिस नई स्टूडेंट है। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसने सुना है क्रिस रिहैब सेंटर से निकली है, क्योंकि उसने अपने ही पिता को मार दिया था। इतना सुनते ही एली गुस्से में डीन को उसकी घटिया हरकत के लिए टोक देती है, लेकिन डीन फिर भी क्रिस का मजाक उड़ाता रहता है। आखिरकार क्रिस गुस्से में आकर उसे जोरदार लात मार देती है। हॉलवे में हुए इस हंगामे की वजह से मिस्टर क्रेवन, क्रिस, डीन, ग्रेस और रेल को डिटेंशन दे देते हैं। जब एली क्रिस का बचाव करने की कोशिश करती है तो उसे भी डिटेंशन मिल जाती है। इसके बाद एली क्रिस से दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस साफ कह देती है कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। एली के जाने के बाद क्रिस लॉकर खोलती है। अंदर उसे मेसन की पुरानी चीजें मिलती हैं, जिनमें वही रहस्यमयी आर्टिफैक्ट भी शामिल था। तभी उसे कुछ फुसफुसाती हुई आवाजें सुनाई देती हैं। जिज्ञासा में आकर क्रिस आर्टिफैक्ट खोलती है और उसके अंदर से एक अजीब सी सीटी निकलती है। वो उसे बजाने ही वाली होती है कि तभी स्कूल की घंटी बज जाती है और उसे क्लास के लिए जाना पड़ता है। दोपहर में क्रिस डिटेंशन के लिए देर से पहुंचती है। जैसे ही वो अपना बैग डेस्क पर रखती है, आर्टिफैक्ट और वो सीटी बाहर लुढ़क कर आ जाते हैं। डीन मजाक उड़ाते हुए कहता है कि शायद ये कोई पाइप है। तभी मिस्टर क्रेवन उस सीटी को ध्यान से देखते हैं। वो बताते हैं कि ये किसी तरह का प्राचीन म्यूजिक डिवाइस लगता है। फिर वो उसकी सतह पर लिखे हुए शब्दों को देखते हैं और पहचान लेते हैं कि ये मायन भाषा में लिखे गए हैं। ग्रेस उन शब्दों को एक ट्रांसलेशन वेबसाइट पर डालती है। कुछ सेकंड बाद जो मतलब सामने आता है, उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। उन शब्दों का अर्थ था मरे हुए को बुलाओ। इस रहस्य से उत्साहित होकर मिस्टर क्रेवन कहते हैं कि वो इस सीटी को अपने पास रखेंगे, क्योंकि क्रिस को ये स्कूल की प्रॉपर्टी वाले लॉकर से मिली थी। इसके बाद वो सभी छात्रों को जल्दी जाने की अनुमति दे देते हैं। हालांकि सजा के तौर पर उन्हें एंशिएंट मीसो अमेरिका पर एक निबंध लिखना होगा। बच्चों के जाने के बाद मिस्टर क्रेवन इंटरनेट पर पुराने एंटीक सामानों के बारे में खोजबीन करता है और उसे पता चलता है कि ऐसी चीजों की कीमत लाखों में हो सकती है। वो उस रहस्यमयी सीटी को बेचने ही वाला होता है कि तभी उसे किसी की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, जो बार बार उसका नाम पुकार रही थी। वो आवाज जैसे उसे सीटी बजाने के लिए उकसा रही थी। आखिरकार मिस्टर क्रेवन खुद को रोक नहीं पाता और सीटी बजा देता है। जैसे ही सीटी की आवाज गूंजती है, क्लासरूम की खिड़की में दरार पड़ जाती है। इस घटना से वो बुरी तरह घबरा जाता है और सीटी को नीचे रख देता है। इसके बाद वो वेबसाइट पर जाकर बिक्री की पुष्टि कर देता है और क्लासरूम से बाहर निकल जाता है। उधर बाहर ग्रेस सभी को शाम को मिलने के लिए अपने घर बुलाती है। बाकी लोग चले जाते हैं, लेकिन रेल क्रिस से कहता है कि उसके पिता के साथ जो हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, मगर क्रिस उस बारे में बात नहीं करना चाहती। तभी रेल को याद आता है कि वो कुछ भूल गया है, इसलिए वो जल्दी से वापस क्लासरूम की तरफ भागता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि मिस्टर क्रेवन का लैपटॉप अभी भी खुला हुआ था। स्क्रीन पर
पर वही वेबसाइट खुली थी जहां उस सीटी और बाकी एंटीक चीजों की भारी कीमत दिखाई जा रही थी। इसे देखकर रेल के दिमाग में एक नया आइडिया आ जाता है। इसी बीच क्रिस के पास नोआ नाम का एक लड़का आता है। वो खुद को एक यूथ पादरी बताता है। नोआ क्रिस को चर्च आने का निमंत्रण देता है, लेकिन साथ ही वो उसे एक अजीब सी हैप्पी पाउडर बेचने की भी कोशिश करता है। यहाँ तक कि वो उसे फ्री सैंपल देने की भी पेशकश करता है। उसी समय रेल वापस आ जाता है। वो नोआ को अपनी कजिन से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन नोआ आसानी से उसे पकड़कर एक कार के ऊपर फेंक देता है। फिर वो अपनी जेब से एक चाकू निकाल लेता है। इसके बाद नोआ भगवान की बातें करने लगता है और क्रिस से कहता है कि अगर उसे कभी किसी मदद की जरूरत पड़े तो वो हमेशा उसके लिए मौजूद रहेगा। इतना कहकर नोआ वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद रेल बताता है कि नोआ अपने चर्च में आने वाले बच्चों को गैर कानूनी नशे वाली चीजें बेचता है और करीब 1 साल पहले उसकी वजह से एक बच्चे की ओवरडोज से मौत भी हो चुकी थी। उधर शाम के समय मिस्टर क्रेवन को पता चलता है कि आर्टिफैक्ट खाली पड़ा है। वो पूरी बिल्डिंग में सीटी ढूंढता है लेकिन उसे कहीं नहीं मिलती। तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है। वो सोचता है कि शायद सफाई कर्मचारी होगा, लेकिन जैसे ही वो कॉरिडोर में कदम रखता है उसकी नजर अंधेरे में खड़ी एक अजीब सी परछाई पर पड़ती है। अचानक किसी का हाथ उसके कंधे पर आ जाता है। मिस्टर क्रेवन डर के मारे उछल पड़ता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो पता चलता है कि वो सिर्फ सफाई कर्मचारी था। जब वो दोबारा आगे देखता है तो वो रहस्यमयी आकृति गायब हो चुकी होती है। मिस्टर क्रेवन सोचता है कि शायद उसका दिमाग ही उसके साथ खेल खेल रहा है। वो वापस क्लासरूम में लौट आता है, लेकिन अंदर आते ही उसे महसूस होता है कि कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया है। यहाँ तक कि उसकी सांस भी दिखाई देने लगती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसके सामने एक डरावना जीव खड़ा था। उसके मुंह से काला और चिपचिपा पदार्थ बह रहा था। इससे पहले कि मिस्टर क्रेवन कुछ समझ पाता, वो जीव दोनों हाथ उसकी छाती में घुसा देता है। फिर उसकी सांस की नलियां और फेफड़े दबाने लगता है। कुछ ही पलों में मिस्टर क्रेवन की दर्दनाक मौत हो जाती है। उसी समय सफाई कर्मचारी दरवाजे के सामने से गुजरता है, लेकिन उसे अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता। कुछ सेकंड बाद वही काला चिपचिपा पदार्थ मिस्टर क्रेवन के मुंह से निकलने लगता है। धीरे धीरे उसका शरीर भी उसी डरावने जीव में बदलने लगता है। फिर वो जमीन पर गिर पड़ता है। उधर ग्रेस के घर पर सभी दोस्त इकट्ठा हुए थे। वहाँ रेल सबको बताता है कि सीटी उसी ने चुराई थी। क्रिस बाकी लोगों के साथ घुलने मिलने से बचती है, लेकिन उसकी नजर बार बार एली पर जा रही थी। उसी दौरान एली अपनी डायबिटीज की दवा इंजेक्शन से अपने पैर में लगाती है। तभी ग्रेस का छोटा भाई टिमी उनकी पार्टी में झांकने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेस उसे डांट कर वापस उसके कमरे में भेज देती है। कुछ देर बाद क्रिस कहती है कि अब उसे घर जाना चाहिए। एली उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर वो रुक जाए तो अच्छा लगेगा, लेकिन तभी डीन मजाक मजाक में ग्रेस को सीटी बजाने की चुनौती देता है। ग्रेस सीटी बजा देती है। अगले ही पल एक बेहद तेज और दर्दनाक आवाज पूरे कमरे में गूंज उठती है। सब लोग अपने कान ढक लेते हैं। कुछ सेकंड बाद आवाज बंद हो जाती है। तभी डीन सबको चुप रहने के लिए कहता है। वो कहता है कि उसे कोई और आवाज भी सुनाई दे रही है, लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि वो सिर्फ बहाना बना रहा था। असल में उसे गैस छोड़नी थी। इसके बाद क्रिस घर के लिए निकल जाती है। एली भी उसके पीछे जाती है और उसे हार्वेस्ट फेस्टिवल में आने का न्योता देती है। वो कहती है कि अगर क्रिस वहां आएगी तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। क्रिस मुस्कुराकर हाँ कह देती है। इसके बाद एली वहां से चली जाती है। एली के जाने के बाद क्रिस रेल से पूछती है कि एली को लड़के पसंद हैं या लड़कियां, लेकिन रेल को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। घर पहुंचने के बाद क्रिस बार बार सोचती है कि एली को क्या मैसेज भेजा जाए। वो कई बार कुछ लिखती है और फिर मिटा देती है। उसे अपने किसी भी आइडिया से संतुष्टि नहीं मिल रही थी। तभी अचानक उसकी नजर खिड़की के बाहर एक पेड़ पर पड़ती है। वहां कोई इंसान खड़ा दिखाई दे रहा था। ये देखकर क्रिस बुरी तरह डर जाती है, लेकिन तभी रेल कमरे में आ जाता है और वो चौंक पड़ती है। जब क्रिस दोबारा पेड़ की तरफ देखती है तो वहां कोई नहीं था। उसी समय उसके फोन पर एक मैसेज आता है। वो एली का था। मैसेज देखते ही क्रिस घबरा जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने गलती से एली को थोड़ा फ्लर्ट वाला मैसेज भेज दिया था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि एली को वो मैसेज पसंद आया था। यह देखकर रेल फोन छीन लेता है और अपनी कजिन की मदद करने के लिए एक प्यारा सा जवाब भेज देता है। उधर डीन के जाने के बाद ग्रेस अपने निबंध पर काम करने लगती है, लेकिन पढ़ते पढ़ते उसे बार बार अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। कभी कोई चीज खिसकने की आवाज आती है तो कभी कोई उसका नाम फुसफुसाता हुआ सुनाई देता है। ग्रेस सोचती है कि ये सब टिमी की शरारतें हैं, लेकिन तभी वो देखती है कि टिमी के कमरे की लाइट बंद हो चुकी है। अब उसे समझ आ जाता है कि उसके आसपास जो आवाजें आ रही थीं, वो टिमी नहीं कर रहा था। अचानक ग्रेस के पीछे एक डरावना जीव दौड़ता हुआ निकल जाता है। उसी समय उसे फिर से कोई उसके नाम की फुसफुसाहट सुनाई देती है। ग्रेस उस आवाज का पीछा करती है और घर के फर्नीचर के पीछे भी देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी अचानक कोई डरावना हाथ उसके कंधे को छूता है। ग्रेस घबराकर पीछे मुड़ती है, लेकिन वहां सिर्फ टिमी खड़ा था। हालांकि अगले ही पल उसे एहसास होता है कि टिमी तो उससे काफी दूर खड़ा है। फिर उसे छुआ किसने था? अगली सुबह स्कूल में प्रिंसिपल सभी छात्रों को एक सभा के लिए इकट्ठा करते हैं। वहां वो बताते हैं कि मिस्टर क्रेवन की मौत हो गई है। आधिकारिक तौर पर मौत की वजह फेफड़ों का कैंसर बताई जाती है। उसी दौरान एली की नजर अपने आगे खड़ी एक लड़की पर पड़ती है। वो लड़की अजीब तरीके से कांप रही थी। अचानक उसकी गर्दन भयानक आवाज के साथ टूट जाती है। फिर वो धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर एली की तरफ
देखती है। उसका चेहरा बेहद डरावना और विकृत हो चुका था। वो एली का नाम फुसफुसाती है, लेकिन तभी ग्रेस क्रिस को सीटी थमा देती है। इस छोटी सी बात से एली का ध्यान टूट जाता है और वो होश में वापस आ जाती है। जब वो दोबारा सामने देखती है तो वो डरावनी लड़की गायब हो चुकी थी। क्लास खत्म होने के बाद एली और क्रिस मेसन के घर जाने का फैसला करती हैं। उन्हें लगता है कि मेसन के परिवार को उसकी सीटी वापस मिलनी चाहिए। दोनों घर का दरवाजा खटखटाती हैं, लेकिन दरवाजा पहले से खुला हुआ था। लड़कियां धीरे धीरे अंदर जाती हैं। अंदर पुराना संगीत बज रहा था, साथ ही घर के हर कोने में रखी हुई एंटीक चीजें उनकी नजर खींच रही थी। तभी अचानक उनके पीछे मेसन की दादी आईवी आ जाती है। वो बिना नमस्ते किए सीधे शिकायतें शुरू कर देती है। आईवी गुस्से में कहती है कि बैंक उसका घर छीनने वाला है। वो बताती है कि उसने दुनिया के कई देशों की यात्रा की थी। वहां से उसने ये सारी एंटीक चीजें इकट्ठा की थी। साथ ही उसने अलग अलग संस्कृतियों में मौत से जुड़े विश्वासों का भी अध्ययन किया था। कमरे में रखी एक मेज पर दवाइयों की ढेर सारी बोतलें रखी थी। जब क्रिस उसे सीटी देने की कोशिश करती है और बताती है कि ये उसे मेसन के लॉकर में मिली थी, तो आईवी एक चौंकाने वाली बात बताती है। वो कहती है कि सीटी मेसन को नहीं मिली थी, बल्कि सीटी ने मेसन को चुना था, ठीक वैसे ही जैसे उसने कभी आईवी को चुना था। कई साल पहले आईवी को ये सीटी ग्वाटेमाला की एक तंग गली में मिली थी। उस दिन के बाद से इस सीटी ने उसकी बेटी, उसके दामाद और उसके पोते की जान ले ली। आईवी बताती है कि सीटी पर लिखे शब्दों का सही मतलब मौत को बुलाओ नहीं, बल्कि अपनी मौत को बुलाओ है। जब कोई इंसान पैदा होता है, उसी पल उसकी मौत भी तय हो जाती है। हर किसी की मौत का एक निश्चित समय होता है, लेकिन अगर कोई इस सीटी की आवाज सुन ले तो उसकी मौत तय समय से पहले आ जाती है और उसका शरीर उसी हालत में बदलने लगता है जिस तरह उसकी असली मौत भविष्य में होने वाली थी। यही वजह थी कि मेसन का शरीर ऐसे जला था जैसे वो कई साल बाद गैस लीक में मरने वाला हो, और मिस्टर क्रेवन का शरीर ऐसा बदला था जैसे उसे बाद में कैंसर होने वाला था। इतना कहकर आईवी सीटी वापस क्रिस को दे देती है। वो कहती है कि उसे ये सीटी कभी उठानी ही नहीं चाहिए थी। शाम के समय क्रिस और एली अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में घुस जाती हैं। एली कहती है कि मेसन की मौत शुरू से ही अजीब लग रही थी। आखिर कोई शॉवर में कैसे जल सकता है? फिर भी अधिकारियों ने उसे गैस लीक का मामला बता दिया था। दोनों मेसन की फाइल निकालती हैं। उन्हें पता चलता है कि उसकी पहचान सिर्फ उसके दांतों से हुई थी, क्योंकि उसका शरीर इतनी बुरी तरह जल चुका था कि पहचानना नामुमकिन था। तभी कमरे में किसी के आने की आहट सुनाई देती है। दोनों लड़कियां जल्दी से फाइल कैबिनेट के पीछे छिप जाती हैं। भाग दौड़ में मेसन के कुछ कागज नीचे गिर जाते हैं। क्रिस उनमें से एक उठा लेती है। उस कागज को पढ़कर दोनों के होश उड़ जाते हैं। उसमें लिखा था कि शव की हड्डियों की बनावट किसी 40 साल से ज्यादा उम्र के आदमी जैसी थी, यानी मेसन के शरीर ने उसकी भविष्य वाली मौत का रूप ले लिया था, ठीक वैसे ही जैसे आईवी ने बताया था। इसका मतलब था कि मेसन असल में अपने 40वें दशक में गैस लीक से मरने वाला था और मिस्टर क्रेवन को भी भविष्य में कैंसर होने वाला था। अब क्रिस और एली समझ जाती हैं कि बाकी लोगों को तुरंत चेतावनी देनी होगी, इसलिए वो वहां से चुपचाप निकल जाती हैं। पीछे रह गया कर्मचारी जमीन पर पड़ा दूसरा कागज देख लेता है। उधर हार्वेस्ट फेस्टिवल पूरे जोरों पर चल रहा था। हर कोई अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनकर आया था। वहीं रेल आखिरकार हिम्मत जुटाकर ग्रेस से अपने दिल की बात कह देता है। वो बताता है कि उसे ग्रेस पसंद है, लेकिन ग्रेस बहुत प्यार से उसे मना कर देती है। वो उसके गाल पर एक हल्का सा किस करती है और अपने बॉयफ्रेंड डीन के पास चली जाती है। रेल का दिल टूट जाता है। डीन उसका मजाक उड़ाता है और उसके कॉस्ट्यूम पर हंसने लगता है। अपना दुख भूलने के लिए रेल एक ड्रिंक पी लेता है। तभी क्रिस और एली भी फेस्टिवल में पहुंच जाती हैं। उन्हें देखते ही नोआ फिर से परेशान करने आ जाता है। वो दोनों के लिए अपमानजनक बातें कहता है, लेकिन इस बार एली सीधे उसे जोरदार लात मार देती है। गुस्से में नोआ अपना चाकू निकाल लेता है, लेकिन क्रिस तुरंत उसका हाथ पैर से दबा देती है और चाकू छीन लेती है। फिर वो चाकू नोआ की नाक के पास ले जाकर उस बच्चे का जिक्र करती है जिसकी ओवरडोज से मौत हुई थी। नोआ दावा करता है कि उसे कुछ नहीं पता। ये सुनकर क्रिस उसकी नाक पर हल्का सा कट लगा देती है। इसके बाद वो चाकू को दूर फेंक देती है। उधर डीन और ग्रेस हॉन्टेड मेज के अंदर अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं। वहाँ काम करने वाले लोग डरावने कॉस्ट्यूम पहनकर बार बार उन्हें डरा रहे थे। चलते चलते डीन को एक बड़ा सा पहिया दिखाई देता है। वो उसे घुमा देता है। कुछ सेकंड बाद पहिया रुकता है। उस पर लिखा था, तुम अपनी किस्मत खुद चुनते हो। इसी दौरान मेज के एक अंधेरे गलियारे में ग्रेस की नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है। उस औरत के चारों तरफ अजीब सी चमक फैली हुई थी और उसे देखते ही ग्रेस के शरीर में डर की एक ठंडी लहर दौड़ जाती है। जब ग्रेस उस बूढ़ी औरत का नाम लेकर उसे पुकारती है तो वो वहां से हट जाती है, लेकिन कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर ग्रेस को वही औरत फिर दिखाई देती है। अब ग्रेस घबरा जाती है और डीन को फोन करके मदद मांगती है, मगर डीन को लगता है कि वो किसी कॉस्ट्यूम पहने कर्मचारी को देखकर बेवजह डर रही है। अचानक वो रहस्यमयी औरत ग्रेस के बिल्कुल पास आ जाती है। घबराहट में ग्रेस गिर पड़ती है और उसका फोन भी हाथ से छूट जाता है। खुद को बचाने के लिए ग्रेस पास पड़ा एक फावड़ा उठा लेती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है उसे महसूस होता है कि खतरा अभी भी उसके आसपास है। डर के मारे वो पूरी ताकत से भागने लगती है। उधर डीन को चिंता होने लगती है क्योंकि ग्रेस उसके कॉल का जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। भागते भागते ग्रेस एक बंद रास्ते पर पहुंच जाती है। तभी उसे दीवार में एक छिपा हुआ रास्ता दिखाई देता है और वो उसके अंदर घुस जाती है, लेकिन उसका पीछा करने वाली रहस्यमयी ताकत भी उसके पीछे पहुंच जाती है। काफी संघर्ष और डरावने पलों के बाद ग्रेस किसी तरह उस रास्ते से निकलकर मेज के बीच वाले हिस्से तक पहुंच जाती है, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। अपनी आखिरी ताकत जुटाकर वो वहां लगी घंटी बजा देती है ताकि कोई उसकी मदद
के लिए आ सके। जब तक डीन वहां पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ग्रेस अब इस दुनिया में नहीं रही थी। उधर क्रिस, एली और रेल फेस्टिवल में मिलते हैं। रेल ने ग्रेस के लिए एक टेडी बियर जीता था और वो बताता है कि डीन और ग्रेस मेज के अंदर गए हुए हैं। तभी उन्हें घंटी की आवाज सुनाई देती है और तीनों तुरंत मेज की तरफ दौड़ पड़ते हैं। बाद में स्कूल के जिम में सभी इकट्ठा होते हैं। डीन अब भी मानने को तैयार नहीं था कि जो हुआ वो सच था। क्रिस और एली उन्हें आइवी की बताई हुई बातों के बारे में बताती हैं। दोनों स्वीकार करती हैं कि उन्होंने भी किसी अनजानी मौत की मौजूदगी महसूस की थी, लेकिन डीन इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। तभी रेल गुस्से में कहता है कि ग्रेस को सीटी बजाने की चुनौती डीन ने दी थी और उसकी मौत के लिए वही जिम्मेदार है। ये सुनकर डीन भड़क जाता है। दोनों के बीच बहस हो जाती है और आहत होकर रेल वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद डीन नशे की हालत में अपने कमरे में पहुंचता है। कमरे में अकेला बैठा वो आईने में देखता है और उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। घबरा कर वो पीछे हट जाता है और कमरे की चीजें गिर जाती हैं, लेकिन जब वो दोबारा देखता है तो वहां कुछ नहीं था। इसी बीच उसके माता पिता दरवाजा खटखटाते हैं। डीन बहाना बनाता है कि उसे सिर्फ एक बुरा सपना आया था। उसके पिता उसे शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए डांटते हैं और चेतावनी देते हैं कि एक दिन यही आदत उसकी जान ले सकती है। उधर क्रिस अपने अतीत के बारे में एली को सच बताती है। वो कहती है कि 1 साल पहले उसने जरूरत से ज्यादा नशे की दवा ले ली थी। उसके पिता उसे अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक भयानक हादसा हो गया और उनके पिता की जान चली गई। क्रिस आज भी खुद को इसके लिए दोषी मानती है। एली उसे दिलासा देती है और दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। उधर रेल बारिश में अकेला बैठा ग्रेस को याद कर रहा था। दुख और डर की वजह से उसके मन में कई भयानक ख्याल आने लगते हैं। अगले दिन रेल, क्रिस और एली फिर से आइवी से मिलने जाते हैं। आइवी अब बहुत बीमार हो चुकी थी। वो बताती है कि इस अभिशाप से बचने का सिर्फ एक तरीका है। जिस इंसान पर मौत का साया मंडरा रहा है उसे अपनी मौत किसी और को सौंपनी होगी। ये सुनकर तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुछ ही देर बाद आइवी की मौत हो जाती है। उसके बाद क्रिस, एली और रेल इस बारे में चर्चा करते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। रेल अपनी जान बचाने के लिए किसी और को ये अभिशाप देने के बारे में सोचता है, लेकिन एली इसका विरोध करती है। उसके लिए किसी और को मौत देना सीधे सीधे हत्या के बराबर था। बहस इतनी बढ़ जाती है कि रेल अकेला वहां से चला जाता है। उधर डीन घर पर ग्रेस की मौत की खबर टीवी पर देखता है, फिर भी वो सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रहा था। तभी उसके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। डीन को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अनदेखी मौजूदगी उसके कमरे में घुसने की कोशिश कर रही हो। घबराकर वो दरवाजे की तरफ दौड़ता है और उसे बंद कर देता है। फिर सामने पड़ा फर्नीचर खिसकाकर दरवाजे के आगे लगा देता है, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे एहसास हो चुका है। जो चीज उसका पीछा कर रही है उससे बचना शायद अब नामुमकिन है। तभी डीन की अलमारी में टंगे कपड़े हिलने लगते हैं। अगले ही पल उसे अपनी मौत का डरावना रूप दिखाई देता है। एक अनदेखी ताकत उसका सिर पकड़ लेती है और उसका शरीर ऐसे मुड़ने लगता है जैसे वो किसी भयानक कार एक्सीडेंट का शिकार हो रहा हो। धीरे धीरे उसके शरीर पर वैसी ही चोटों के निशान उभरने लगते हैं जैसी उसकी किस्मत में लिखी हुई मौत में होने वाली थी। जब तक उसके माता पिता दरवाजा तोड़कर कमरे में पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उधर क्रिस और एली रेल को ढूंढने उसके कमरे में जाती हैं, लेकिन वो वहां नहीं होता। कमरे में उन्हें स्टील मिल में काम करते हुए उसकी कुछ तस्वीरें मिलती हैं। साथ ही एक कॉमिक बुक भी मिलती है जिसमें एक एंटी हीरो किसी बुरे इंसान को सजा देता है। उन्हें शक होता है कि शायद रेल वहीं गया होगा। दूसरी तरफ चर्च के बाहर रेल नोआ पर नजर रखे हुए था। जब सारे बच्चे वहां से चले जाते हैं तो रेल बंदूक लेकर चर्च के अंदर पहुंचता है। वो एक फूलदान पर गोली चलाकर नोआ को दिखाता है कि वो मजाक नहीं कर रहा, लेकिन तभी चर्च की घंटी बज उठती है और उसका ध्यान भटक जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर नोआ उस पर झपट पड़ता है। दोनों के बीच जोरदार हाथापाई शुरू हो जाती है। आखिर में नोआ बंदूक हासिल कर लेता है, लेकिन जब वो गोली चलाने की कोशिश करता है तो बंदूक काम नहीं करती। रेल मौका देखकर उसे जोर से मारता है और नोआ बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद नोआ की आंख खुलती है। वो खुद को स्टील मिल में एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। रेल उसकी जेब से गैर कानूनी नशे वाली चीजें निकालता है और उसे सब निगलने पर मजबूर कर देता है। इसके बाद वो अपने हाथ से थोड़ा खून निकालता है, फिर सीटी बाहर निकालता है। जैसे ही वो सीटी को पकड़ता है उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। वो नोआ को निशान लगाने ही वाला होता है कि तभी क्रिस और एली वहां पहुंच जाती हैं। दोनों उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन रेल बंदूक तान कर उन्हें दूर रहने के लिए कहता है। उधर नोआ दया की भीख मांगने लगता है। क्रिस और एली भी उसे ऐसा करने से मना करती हैं। आखिरकार रेल का हाथ रुक जाता है। वो कहता है कि एक दिन हर इंसान को मरना ही है। यही बात सुनकर क्रिस के दिमाग में एक नया विचार आता है, लेकिन उसी समय रेल को अपनी मौत की आहट सुनाई देने लगती है। एक अनदेखी ताकत उसका हाथ खींचती है और बंदूक उसके हाथ से गिर जाती है। क्रिस और एली उसे बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही पलों बाद रेल की मौत हो जाती है। ये सब देखकर क्रिस पूरी तरह टूट जाती है। एली उसे संभालती है और याद दिलाती है कि उसके पास अभी भी एक योजना है। दोनों जल्दी से एली की कार से
अस्पताल का सामान लेकर आती हैं। रास्ते में क्रिस अपनी योजना समझाती है। उसका मानना था कि अगर किसी इंसान का दिल थोड़ी देर के लिए रुक जाए और फिर उसे वापस चालू कर दिया जाए तो तकनीकी रूप से वो मरकर वापस जीवित माना जाएगा और शायद इसी तरह मौत का अभिशाप टूट सकता है। दोनों स्टील मिल के अंदर वापस जाती हैं। वहां क्रिस को फिर अपनी मौत का रूप दिखाई देता है। मिल में मौजूद सामान की मदद से दोनों तैयारी करती हैं और दरवाजा बंद कर देती हैं। क्रिस चाहती थी कि पहले एली को बचाया जाए, लेकिन एली अचानक उसे चौंका देती है। वो खुद क्रिस पर प्रक्रिया शुरू कर देती है। तभी क्रिस को एहसास होता है कि उसकी मौत उसे जो दृश्य दिखा रही थी वो यही पल था। कुछ समय बाद एली उसे वापस लाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन क्रिस और मौत के बीच जैसे एक अदृश्य संघर्ष चल रहा था। एली हार नहीं मानती। वो लगातार उसे वापस बुलाने की कोशिश करती रहती है। इसी बीच नोआ होश में आ जाता है और किसी तरह खुद को छुड़ा लेता है। वो बंदूक उठा लेता है और उनके पास पहुंचने की कोशिश करता है। उधर एली को भी अपनी मौत का रूप दिखाई देता है। अब उसे समझ आता है कि स्कूल की सभा में दिखाई देने वाली डरावनी लड़की आखिर कौन थी। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे, लेकिन एली क्रिस का नाम पुकारना बंद नहीं करती। आखिरकार उसकी कोशिश रंग लाती है। क्रिस की आंखें खुल जाती हैं। वो वापस जिंदा हो चुकी थी, लेकिन एली बुरी हालत में जमीन पर पड़ी थी। तभी नोआ वहां पहुंचता है। वो कहता है कि दुनिया में हर इंसान का एक मकसद होता है, लेकिन अगले ही पल उसकी अपनी मौत उसके सामने आ खड़ी होती है। कुछ ही देर बाद नोआ भी अपने अंजाम तक पहुंच जाता है। क्रिस तुरंत एली को गले लगा लेती है। तभी पता चलता है कि इस पूरी भाग दौड़ के दौरान सीटी भी नष्ट हो चुकी है। 3 महीने बाद क्रिस बताती है कि कभी कभी उसे अब भी अपनी मौत दिखाई देती है, लेकिन अब वो उससे डरती नहीं। एली के साथ उसके रिश्ते ने उसे फिर से खुश रहना सिखा दिया था। सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन स्कूल में एक दूसरी लड़की को अपने लॉकर के अंदर वही रहस्यमयी आर्टिफैक्ट मिल जाता है। सभा के दौरान वो लड़की सीटी निकालती है और उसे बजा देती है, यानी अभिशाप का खेल एक बार फिर शुरू हो चुका था।